Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some important subjective type questions and their sample answers related to the chapter Should Wizard Hit Mommy? तो प्रीवियस के वीडियोस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा नहीं है जो नहीं डिस्कस किया हो। 34 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है, आंसर भी डिस्कस किया है, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त भी हमने उसको लॉन्ग आंसर में बनाने का, चेंज करने का ज़रूरत पड़े तो क्या करना होगा, ये भी डिस्कशन के दौरान ही मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे टाइप क्वेश्चंस करके, कुछ बोर्ड्स में आता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस जिसमें 7 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, वैसा 1-2 क्वेश्चन और उसका सैम्पल आंसर्स हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे इसी चैप्टर से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे आसान या ये बोलो कि सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, जिसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक जो फादर था उसका कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर आपसे पूछा जाए 7 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक के कैटेगरी में, तो किस तरह से हम लोग अपने आंसर्स को में कौन कौन से कीवर्ड्स की पॉइंट्स हम लोग शामिल करेंगे। पहली बात तो मैंने ये बताया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर ऐसे टाइप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ्स चेंज करना बेहद ज़रूरी है। मतलब कि इस आंसर को 3 पैराग्राफ कम से कम या 4 पैराग्राफ्स या ज़रूरत पड़े वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग 6 पैराग्राफ्स तक भी किया जा सकता है। तो पैराग्राफ्स में लिखना अगर सीखोगे और हर पैराग्राफ से कुछ कीवर्ड्स खाली याद रखोगे तो सेंटेंसेस तुम बना करके अपना लिख सकता है अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। जैसे ये हम लोग 2-3 पैराग्राफ डिस्कस कर चुके थे। एक्सक्यूज मी, कि अगर जैक का कैरेक्टर स्केच पूछा तो क्या क्या हम लोग को मार्क्स दिलाएगा। जैसे प्रोटैगोनिस्ट वर्ड डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इश्यू ऑफ पेरेंटिंग फर्स्ट पैराग्राफ में ही। उसके बाद एडल्ट टेंडेंसी टू क्वेल। अब ये वर्ड्स मैं आपको देता हूँ, क्वेल वर्ड जैसे मैंने दिया, तो मैं चाहता हूँ कि दोज हु आर कैपेबल, जो इतने सक्षम हैं कि क्वेल वर्ड का सही इस्तेमाल कर सकें, याद रख सकें, तो उनको क्वेल वर्ड यूज़ करना चाहिए। उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके मार्किंग में। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो ओवरकम या ओवर पावर, ये वर्ड भी हम तुमको ऑप्शंस में दे दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये इश्यू, पेरेंटिंग इश्यू उठाया गया है, जिसमें पहले तो ये बताया गया
कि एडल्ट लोगों में ये टेंडेंसी होता है कि वो अपनी बातों को, बहुत सारी बातों को बच्चों पर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विदाउट गिविंग एनी क्लैरिफिकेशन या विदाउट गिविंग एनी वैलिड और सेटिस्फाइड क्लैरिफिकेशन। वो बस अपनी बातों को ज़बरदस्ती वो अपने बच्चों से मनवाना चाहते हैं। ये टेंडेंसी हमें इस कहानी में भी जैक के कैरेक्टर के थ्रू देखने को मिला। और ये की वर्ड था कि पेरेंट्स जो हैं, एडल्ट्स जो हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ उनका व्यू पॉइंट ही सही हो सकता है, मतलब सिर्फ उनका व्यू पॉइंट ही सही है, ऐसा सोच रखते हैं पेरेंट्स। और इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ जो पेरेंट है जैक, वो भी यही सोच रखता है कि बेटी के थिंकिंग से नहीं चलना है, हम डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आए तो कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ वर्ड यूज़ किए कि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक था। अब अगर ये वर्ड याद रखे तो फिर ये सब वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ऐड कर देने पड़ेंगे कि कौन से कर्तव्यों के प्रति जागरूक था जैक। पहला कर्तव्य एज अ फादर, दूसरा एज अ हस्बैंड। फादर का कर्तव्य कैसे पूरा कर रहा था? 2 साल से बेटी को बेड टाइम स्टोरीज सुनाता था, लेकिन अब उसको मुश्किल होने लगा है। फैटीग वर्ड यूज़ किए। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि दोज हु आर कैपेबल ऑफ रिमेंबरिंग एंड यूजिंग द वर्ड फैटीग्ड, they will get प्लस पॉइंट। उनको एक अच्छे कैटेगरी में रखा जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि फैटिग के जगह टायर्ड और बोर्ड लिख दिए तो कोई मेरा नंबर काट देगा, ऐसा नहीं है। बस मैं मैक्सिमम नंबर तक पहुंचने के लिए मैं बोलता हूं कि फैटिग्ड वर्ड याद रखो, क्वेल वर्ड याद रखो, तो मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंच पाओगे। लिखा गया है कि अब उसको ये कहानी सुनाने वाला कस्टम फैटिग्ड लगने लगा था, एक्सट्रीमली टायर्ड लगने लगा था। क्यों? उसका आंसर भी दिया है। अब उसकी बेटी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी, अब वो उसके एरर्स को पॉइंट आउट करने लगी थी, अब क्लैरिफिकेशंस चाहती थी, और अब उसके पास अपने माइंड द्वारा निकाले गए विकल्प भी थे। विकल्प वर्ड के लिए यूज़ किए हैं अल्टरनेटिव्स। तो अब उसको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पिछले 2-2.5 सालों से वो एक फादर का जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभाते आ रहा है। अब थोड़ा उसको दिक्कत होने लगा है। क्यों दिक्कत होने लगा है, ये सब रीज़न यहाँ दे दिए। फिर एक और थर्ड पैराग्राफ भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ जैक जो है वो एक टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड एंड ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जैक ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को रिप्रेजेंट करता है
स्पेशली जिनके बच्चे 4 साल के हैं, वो ग्रो अप कर रहे हैं, उनका माइंड अब बहुत क्वेश्चनिंग एटीट्यूड आ गया है उनमें, तो वैसे जगह पर जैक का जो बिलीफ था वो बहुत टिपिकल था, मतलब पारंपरिक, ठीक है। और पारंपरिक ये था कि पेरेंट्स जानते हैं व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, कि सबसे अच्छा पेरेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों के लिए सब बेस्ट क्या है। फिर 2 वर्ड आपको दिए थे, एक यहाँ स्टिफल्स, ये भी डिस्कस किए हैं। दोज हु आर कैपेबल ऑफ रिमेंबरिंग एंड यूजिंग द टर्म, द वर्ड स्टिफल्स, हाँ, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ करो, नहीं तो सप्रेस वर्ड तो दे ही दिए हैं उसके जगह पर। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था, किसी के जागरूकता को दबाना, कुचलना, रोकना, इसी को सप्रेस बोला जाता है। और उसी के लिए एक वर्ड मैंने स्टिफल्स वर्ड यूज़ किया है। तो एक टिपिकल पेरेंट के तरह जैक जो था वो भी ये सोच रखता था कि पेरेंट्स ही सबसे सही निर्णय ले सकते हैं अपने बच्चों के प्रति, और वो अपने 4 साल की बेटी जो को कहानी सुनाते वक्त जो द्वारा किए गए ऑब्जेक्शंस और अमेंडमेंट्स को सप्रेस कर देता है। मतलब एक तरह से ये भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता। किस चीज़ को? ऑब्जेक्शंस ऑफ जो एंड अमेंडमेंट्स ऑफ जो। अब ऑब्जेक्शन मतलब तो समझ में आता है कि जो बीच में टोका टोकी करती थी उसको ऑब्जेक्शन बोला है। अमेंडमेंट मतलब मैंने शायद लिख भी दिया है कि चेंज। उसकी बेटी चाहती थी ना कि कहानी के एंडिंग में, कहानी के एक विशेषकर एक भाग में वो अब अमेंडमेंट चाहती थी, मगर जैक का कैरेक्टर क्योंकि एक टिपिकल पेरेंटिंग एटीट्यूड वाला है, तो वो अपनी बेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए विकल्प को, अपने बेटी के द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शंस को और अपनी बेटी के द्वारा सजेस्ट किए जा रहे अमेंडमेंट्स को। अब देखो, जो वर्ड अमेंडमेंट वर्ड यूज़ कर लेगा जो स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उसका मार्किंग जो है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज उसके जगह पे चेंज वर्ड यूज़ कर सकते हो, चेंजेस को ही अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो ये 3rd पैराग्राफ था। यहाँ तक जैक का कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ ऐड किए हैं हम, ठीक है, ये पैराग्राफ देखो यहाँ से शुरू हुआ है और ये पैराग्राफ यहाँ तक गया है। ये पैराग्राफ में हम जैक के स्टोरी टेलिंग के क्वालिटी के बारे में या एबिलिटी के बारे में डिस्कस किए हैं इस पूरे पैराग्राफ में। ये पूरा बड़ा पैराग्राफ है। देखो, अगर मैं लाइन से सेंटेंसेस से आऊँ या लाइन्स से आऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 लाइन है। और ये पैराग्राफ मैंने इसलिए शामिल किया ना, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि
क्वेश्चन जब तुमसे पूछेगा ना, यही क्वेश्चन कि जैक का कैरेक्टर स्केच करो, या तो इसी क्वेश्चन में ऐड कर देगा कि अकॉर्डिंग टू यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे अनुसार जैक कहानी जो सुनाने वाले लोग होते हैं, जिनको स्टोरी टेलर बोला जाता है, तो इसी में ना ऐड कर देगा क्वेश्चन कि एज अ स्टोरी टेलर जैक को आप कैसा समझते हैं। ये स्टूडेंट पे छोड़ दिया। मैंने ये चैप्टर जब शुरू किया था ना, तो मुझे याद है कि मैंने ये इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इस चैप्टर में कुछ कॉमन मोरल इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, और मुद्दा को उठा करके, मतलब इश्यू को रेज करके, जो ऑथर हैं वो अपना कंक्लूज़न नहीं देते हैं कुछ क्लियरली, वो रीडर्स पर छोड़ देते हैं कि रीडर्स पढ़ करके खुद डिसाइड करें कि यहाँ कहानी में कौन सही है, जैक सही है या उसकी बेटी सही है, ये दोनों में से कौन सही है। तो कंक्लूज़न तो ऐसे भी नहीं दिया गया है, मगर क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जामिनेशंस में, फाइनल्स में, जैक एज अ स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर के रूप में जैक कैसा था। अगर ये आपको 10 नंबर तक में दे दिया, 150 शब्दों में दे दिया, तो देखो उसका आंसर तो यहाँ पर से है, एज अ स्टोरी टेलर जैक कैसा था, लेकिन जितना है उतना में 150 शब्द सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसके ऊपर जो ये 2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स जो लिखे ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर लिखने से पहले आंसर का भूमिका बनाना, इंट्रोडक्शन बनाना आंसर का। एज ए स्टोरी टेलर भी अगर पूछ दिया तो ये बातें भी लिखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि यही चीज़ें बेस तैयार करेंगी। उस बेस के आधार पर ये स्टोरी टेलर कैसा था वो आप लिख पाओगे। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, जैक एज अ स्टोरी टेलर। तो इस पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ना है। एज अ स्टोरी टेलर, जैक इज़ अ पर्सन whose style of telling, storytelling expresses his art, wisdom, intelligence and cunningness। अब यहाँ 4 वर्ड दे दिए तुमको, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ रट के लिखो मेरे सेंटेंस को। जैक एक स्टोरी टेलर के रूप में, जो उसका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था, उससे ये पता चलता है, ये एक्सप्रेस होता है कि वो कैसा आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट मतलब स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट, तो वो कैसा आर्टिस्ट था। विजडम, उसके जैक के विजडम मतलब तुम लोग क्या समझते हो,
कॉमन वर्ड एकदम, चतुराई, ठीक है, चालाकी। इंटेलिजेंस मतलब भी एकदम ठीक वही होता है, चालाकी, बुद्धिमानी, ठीक है। और यहाँ एक नया वर्ड है कनिंगनेस। अब कनिंगनेस वर्ड इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आएगा, हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो कनिंगनेस का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ। देखो, कनिंगनेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। अगर पॉजिटिव लोगे कनिंगनेस को तो उसका मतलब होगा चतुराई, और अगर नेगेटिव लोगे तो उसका मतलब होगा धूर्तता। देखो, ये वर्ड हिंदी में लिखे हैं ना, धूर्तता मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी समझ जाएंगे। वैसे धूर्त होना मतलब अपने चालाकी का नाजायज फ़ायदा उठाना। और एक वर्ड दे दिए, कपट। कपट वर्ड कौन सा है? छल कपट वाला कपट है। तो एज ए स्टोरी टेलर जैक का इस कहानी में जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है, उससे ये बातें पता चलती हैं कि उसका आर्ट कैसा था, उसका विजडम कैसा था, उसका इंटेलिजेंस कैसा था, और उसका कनिंगनेस कैसा था। तो ये कीवर्ड्स हो गए, आर्ट, विजडम, इंटेलिजेंस, कनिंगनेस। जैक पोजेस वर्ड बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते होंगे। अगर तो पहले तो डबल एस का संख्या देखिएगा, यहाँ 6 ठो एस यूज़ होता है, 5 एस यूज़ होता है। और पोजेस वर्ड हैव के लिए यूज़ किया जाता है। जैक के पास क्या था? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द लिसनर। उसके पास एक ऐसी कला थी कि वो जैसा इफेक्ट लिसनर पर चाहता था लाना, वैसा इफेक्ट वो लाने में कामयाब रहता था। और लिसनर यहाँ किसको बोला गया है? जो को। तो ये हो गया डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द लिसनर, ठीक है, 4 वर्ड हुए। उसके बाद डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द listener. He speaks and acts in such a way so as to keep her interest intact. वो अपने कहानी को जब बोलता था, बताता था, तो एक्शंस भी करता था, मतलब फिज़िकल एक्शंस भी करता था बताते वक्त, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता था। और वो इन सब चीज़ों को इसलिए करता था ताकि उसकी बेटी का इंटरेस्ट जो है कहानी में बना रहे। यहाँ देखो वर्ड यूज़ किए ना, इंटैक्ट का मतलब हुआ कि बेटी का इंटरेस्ट कहानी में बढ़ा रहे। He is a perfect in the art of imitating, especially his favorite, the wizard. अब यहाँ imitating word है। अब imitating word जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ में जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान रखें कि imitating मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। तो उसके स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट था इन द आर्ट ऑफ इमिटेटिंग। किसी की नकल करने के कला में वो बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब जिस तरह का कैरेक्टर वो अपने स्टोरी में शामिल करता था, वो कैरेक्टर के अनुसार अपनी आवाज़
कैरेक्टर के अनुसार अपनी आवाज़, अपना एक्सप्रेशन, अपना हाव भाव, ये सब अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर वो चेंज करता था। ठीक है। और इन सभी कैरेक्टर्स में से उसका फेवरेट कैरेक्टर था विजार्ड का कैरेक्टर। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ही कैन नरेट द स्टोरी इन अ पेस एंड टोन ऑफ द ओकेजन। वो जब कहानी नरेट करता था, बताता था, तो सिचुएशन के अनुसार, ओकेज़न के अनुसार कहानी का स्पीड और कहानी का टोन वो सिचुएशन के अनुसार रखता था। ये उसके एक अच्छे स्टोरी टेलर होने का निशानी है। थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशंस he can act like that of his characters that he invents in the story। अपने फेशियल कैरेक्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस से वो उन सभी कैरेक्टर्स के जैसा एक्ट करता था जो कैरेक्टर्स उसके खुद द्वारा इन्वेंट किए गए थे स्टोरी में। जैसे कि रॉजर नाम का क्रिएचर, मदर, विजार्ड, आउल, ये सब कैरेक्टर जो खुद उसका इन्वेंशन था, उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जब बताता था तो आउल के बारे में बता रहा है अगर, तो आउल जैसा आवाज़ निकाल के बोलेगा। अगर मदर स्कंक के बारे में बोल रहा है तो मदर स्कंक जैसा आवाज़ निकाल करके बोलेगा। अगर रॉजर का कैरेक्टर बोल रहा है तो रॉजर स्कंक वाला आवाज़ निकाल करके और उसके जैसा चेहरे पर एक्सप्रेशन ला करके वो क्या करता था, उन सारे कैरेक्टर्स को बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे लाइवली कर देता था, मतलब हिंदी में जीवंत कर देता था। ये था उसका स्टोरी टेलिंग का आर्ट, मतलब जैक एज अ स्टोरी टेलर, जो हम लोगों ने ये पैराग्राफ डिस्कस किया यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।